मनीष, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं हरियाणा के। उनसे बातचीत होगी। ओवर टू यू मनीष। जी जी पूजा सर, पिछले साल आपने दावा किया था कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो ज़्यादा हैं वो सरकारी स्कूल में आएंगे। पिछले साल कितने बच्चे आए थे और अब की बार इस कोरोना का दूसरा जो प्रकोप है वो आ चुका है। क्या लगता है कि बच्चे को आने में कोई समस्या है या क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, पिछली बार हमारे पास जो रूटीन में हमारे एडमिशन होते थे उससे 1,99,936 एडमिशन हमारे ज़्यादा हुए थे पिछली बार। और अब की बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग हमारे पास 1.5-2 लाख एडमिशन पिछले के मुकाबले में ज़्यादा रहेंगे। अभी जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें, और काफ़ी उत्साह है लोगों में। और वैसे भी हमारे स्कूलों में अब एडमिशन पिछले के मुकाबले में ज़्यादा शुक्र है, तो मेरी उम्मीद है कि शायद अब की बार भी 1.5-2 लाख एडमिशन हमारे पास ज़्यादा रहेंगे। जहाँ तक आपने दिक्कत उसके बारे में पूछा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आगे एडमिशन ले सकता है, लेकिन बाद में उसको SLC देनी पड़ेगी वहाँ से। तो एडमिशन में हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो हम एडमिशन उसको दे देंगे। जैसे जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत भी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको एडमिशन दे देंगे। प्राइवेट स्कूल का कोई बच्चा आता है लेकिन उसके बाद उसको SLC वहाँ से लेके आनी पड़ेगी। लगातार ये एक शिकायत आ रही है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो SLC नहीं दे रहा है, और इस कोरोना काल में जहाँ बच्चे के पेरेंट्स जो है उनको फाइनेंशियल जहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहीं पे प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा दबाव बना रहा है पैसों को लेकर। क्या सरकार इसकी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है, या सरकार उन बच्चों के लिए क्या सोच रही है? देखिए, अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस प्रकार उनको सहयोग नहीं कर रहा और SLC देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, नाजायज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से मिल सकते हैं। निश्चित तौर से हम उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। और किसी भी प्राइवेट स्कूल को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको शिक्षा से वंचित रखे या उसको इस प्रकार से परेशानी करे। जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो तो उनको क्लियर करने चाहिए। छोटे मोटे ड्यूज़ होते हैं तो वो जैसा एक सिस्टम है पहले से, जो भी मैंने चीज़ ली वो जाना, जब हमारा टाइम था तब भी मान लीजिए हमने कोई लाइब्रेरी से एक पुस्तक ली या कोई हमारी फीस बकाया कुछ है तो वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए। और उतना ही है, उससे ज़्यादा का कुछ नहीं है, और बस SLC देंगे। अगर कोई समस्या किसी भी अभिभावक को आती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से मिले तो हम उसको सहयोग करेंगे। एक और सवाल है आपसे कि इस कोरोना काल में बच्चे की ऑनलाइन की एजुकेशन जो है दोबारा क्लासेस शुरू हो गया है, और 31 तारीख तक की आपने छुट्टी कर रखी है, 31 मई तक की। सरकार ने पिछली बार जब कोरोना का वेव आया था तो उस समय आपने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बच्चों को टैब दिया जाएगा। बीच में स्थिति सही हुई, क्लासेस शुरू हुआ, लेकिन दोबारा ऐसी सिचुएशंस नज़र आ रहा है कि शायद ये साल भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होगा। लेकिन सरकारी स्कूल में जो बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम गरीब तबके के बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं। हो सकता है कि उनके पास मोबाइल ना हो, या एक मोबाइल से घर में 4-5 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। क्या वो टैब की जो देने की योजना थी वो कागजों में रह गई, या सरकार उसके ऊपर क्या लगता है कि कब तक टैब दिया जाएगा, या विद्यार्थी जो है मोबाइल खरीदने के लिए दर दर भटके? नहीं, देखिए, जो हम टैब दे रहे हैं वो एक तक संख्या की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा है। अभी तक किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में अभी तक कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने सभी बच्चों को इस प्रकार से टैब दिए हों। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो सप्लाई का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कर्नाटक में उन्होंने कुछ बताया कि 1.5 लाख के करीब वो देने लग रहे, जबकि कर्नाटक तो बड़ी स्टेट है। लेकिन हम जो दे रहे हैं 8वीं से लेके 10वीं तक सभी बच्चों को जो टैब दे रहे हैं उसका साइज़ भी अच्छा है हमारा, और बड़े साइज़ का हम दे रहे। जो हमारे 8वीं से 10वीं तक के उनको 8 इंच का स्क्रीन का, और उससे बड़े जो हैं उनको 10 इंच की स्क्रीन का टैब दे रहे। काफ़ी बड़ा टैब होता है, तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, और हम दे भी सभी करो। 8,06,000 बच्चे हैं हमारे, 8,06,000 बच्चों को भी दे रहे। उसमें कोई हमने अलग वो नहीं किया कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे, सब जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में हैं। तो स्वाभाविक ही है कि ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगेगा। और पिछला जो टाइम था काफ़ी कुछ कोरोना भी कंट्रोल में था काफ़ी कुछ, तो शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल का इसी वजह से भी। लेकिन अब हम वो प्रक्रिया हमारी चल रही, तो जल्दी हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2 महीने में शायद, जहाँ तक ख्याल है, हम इसको कर लेंगे और ये टैब देंगे बच्चों को।
रिजल्ट की बात करें कि सीबीएसई जो है वो 20 तारीख को अपना रिजल्ट घोषित कर रही है 10वीं और 12वीं की। हरियाणा सरकार, आप शिक्षा मंत्री हैं, क्या क्या उसके ऊपर आपने कोई वर्किंग किया है कि आप अपने बच्चों का रिजल्ट कब तक दे रहे हैं? देखिए अभी तक डेट तो नहीं मैं फाइनल बता सकता आपको कब तक है, लेकिन हमारी तरफ से भी पूरी उस पर कार्रवाई चल रही है और उम्मीद करते हैं कि 20 तक ही के आसपास ही हम रिजल्ट दे देंगे बच्चों का। कोरोना काल में एक आपके पास, अगर बात करूं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आपके पास है जो लगातार घाटे में चल रहा है, और इस कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया। क्या लगता है कि टूरिज्म की वाकई में स्थिति और ज़्यादा खराब हो रही है? वर्कर्स की सैलरी किस तरह दी जाएगी? क्या इस सब के बारे में क्या आपने सोचा? देखिए वाकई परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है टूरिज्म तो। देखिए अगर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होंगी, क्योंकि ऐसे में टूरिस्ट तो बाहर नहीं निकलेगा, वैसे ही लॉकडाउन है, लॉकडाउन में नहीं आएगा वैसे जिस प्रकार के। और आज इस क्षेत्र में चाहे कोई भी है, जैसे ऐसे स्टेट, हिमाचल जैसा स्टेट है जो बहुत हद तक इसके ऊपर डिपेंड है, जैसे कश्मीर जैसा स्टेट है, या आप उत्तराखंड है, केरल है जहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की भी स्थिति बेहद ख़राब है। तो हमारे पास तो हालांकि कम है तो, लेकिन हमारे यहाँ भी स्थिति टाइट है। जो प्राइवेट सेक्टर में है वहाँ भी टाइट है पोजीशन, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। लेकिन कुल मिला के हमारा फिर भी प्रयास है। पिछली बार भी हमने जो कोविड में लगे हुए डॉक्टर थे उन सबको जो अलाउड किया था कि भाई हरियाणा टूरिज्म में वो ठहरेंगे, तो सरकार की तरफ से जो उनको फैसिलिटी दी गई थी उसमें उन्होंने हमारी मदद की, काफ़ी कुछ समय उसमें प्राप्त हुआ और घाटा जो था हमारा वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन अब की बार हमने 35 करोड़ रुपए सरकार से इसी के लिए हैं ताकि हम अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको ठीक टाइम पे तनख्वाह दे सकें। तो सरकार ने हमने 35 करोड़ दिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम ठीक होगा और कोरोना से भी निजात मिलेगी, तो निश्चित तौर से फिर टूरिज्म ठीक हो जाएगा, स्थिति ठीक होगी। लगातार हरियाणा में भी देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी और जो परेशानियां हैं वो कहीं न कहीं से, मैं भी एज ए पत्रकार देखता हूं कि सुबह से शाम तक रोज करीबन 20 से 30 लोगों का फ़ोन आता है कि वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सरकार दावे कर रही है कि व्यवस्था पूरी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे देखा जाए तो मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जब इस प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ होती हैं तो स्वाभाविक है कि आप सामान्य टाइम में जो है उसके साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास रूटीन में 100 पेशेंट आते हैं और अचानक आपके पास 300 पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे या 400 पेशेंट आने जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरा प्रयास करके 400 के 400 का इंतजाम करें। तो स्वाभाविक ही है कि उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा रहता है, लेकिन सरकार का प्रयास पूरा है। हमने बेड का भी पूरी व्यवस्था की, हमने चाहे जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनको भी अरेंज किया, चाहे फिर कोई धर्मशाला थी उसको अरेंज करना था उसको भी अरेंज किया, कोई वेंकटाल था वो लेना था उसको हमने उसको भी लिया। तो उसका भी हमने पूरा प्रयास किया और ऑक्सीजन जितनी हमारी थी उससे कई गुना ज़्यादा तक मात्रा हमारी बढ़ भी गई है। दूसरा, हमारे पास पेशेंट जो है बाहर से पेशेंट बहुत है। जैसे दिल्ली में बड़ी भारी दिक्कत थी क्योंकि वहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं रही। तो उसके बाद अगर हमारे किसी भी ज़िले में आप देखो तो आप यानी कि यमुनानगर में भी जाके देखोगे तो वहाँ भी बड़ी संख्या में दिल्ली के पेशेंट हैं। तो बाहर से भी पेशेंट हमारे पास बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और वो इसीलिए आ रहे, पेशेंट तभी आएगा जब हमारे पास कोई सुविधा होगी तभी आ रहे हैं, इसका मतलब। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों की और सबके अच्छा प्रयास है, और मैं मानता हूँ इस बात को कि 100% तो नहीं मैं मानता कि 100% कोई समस्या है ही नहीं, समस्या तो है, लेकिन कुल मिला के हमने सारे के सारे को अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा। नहीं तो हमारे पास बेड की भी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, हो सकती है कोई पेशेंट अभी आया उसको 2 घंटे बाद बेड मिल जाएगा, ऐसा तो है कि 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको बेड मिल जाएगा। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही है कि अभी नहीं मिली तो कुछ देर बाद मिल जाएगी, लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है वो संतोषजनक है। और आने वाले टाइम में और भी हमारी जो है बढ़ती भी जा रही, कुछ हम ऑक्सीजन के प्लांट भी लगाने लग रहे, तो मुझे लगता है कि इसको हम सारे को और अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखती हैं कि ये कोरोना जो है वो अब हमारे गांव में आ रहा है, मेरे गांव को बचा लीजिए, हरियाणा के गांव को बचा लीजिए। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? देखिए वो दिखाना चाहते हैं कि गांव की बड़ी चिंता है उनको। अब अगर व्यवहार को इनका देखा, कांग्रेस के व्यवहार को देखा, तो वो जिम्मेदारी वाला व्यवहार कहीं है ही नहीं। जिस समय कोरोना आया और उसके सारे खतरे जो उजागर किए गए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि भाई लॉकडाउन कर देते हैं, इसकी एक चेन है वो टूटनी चाहिए। तो हमने लॉकडाउन कर दिया। जैसे ही लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की उसकी, तो कांग्रेस ने
उसका विरोध करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई कोई आर्थिक मामलों की चिंता नहीं की गई, देश को आर्थिक गर्त में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई थाली बजाओ, ताली बजाओ या दिए जलाओ, इस प्रकार के कुछ प्रोग्राम किए कि भाई उत्साह बढ़ना चाहिए, ऐसा ना हो ना कि लोग घबरा जाएं, एकदम डर जाएं क्यों जाएगा, और जो लोग काम में लगे उनको घबराहट हो जाए, क्योंकि ऐसा था। तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और मॉरल बूस्टअप करने के लिए जब उन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम दिए, तो ये कह रहे थे कि दुनिया कहाँ चली गई और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा अभी तक। एक तरफ तो वो लोग हैं जो वैक्सीन की खोज में लग रहे हैं, और एक तरफ यहाँ हमारे हैं कि भाई ये तालियां बजवा रहे, थालियां बजवा रहे। फिर जब यही के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की भी खोज कर ली, तो ये सेटिस्फाइंग थे, इन्हें किसी बात का गर्व इस बात पे नहीं आया कि भाई वैक्सीन की खोज हमारे डॉक्टरों ने की, उनकी जय जयकार करें, उसकी बड़ाई करें। तो ये कहते हैं वैक्सीन का टेस्ट ही नहीं आया, तीसरा टेस्ट नहीं आया, ये नहीं आया, उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। लेकिन जब दुनिया के सारे देश आके खड़े गए, उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, तब इनको लगा कि तो शायद हमने गलत कर लिया, तभी उस पर से चुप हो गए। फिर इन्हें क्या किया कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अभी एक तो इतना बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का नेता रहा अखिलेश यादव, जिसने कहा था कि तो वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन, मैं मर जाऊं चाहे मैं नहीं लगवाऊंगा। मतलब इस तरीके का व्यवहार, और लोगों को ऐसी गलतफहमी के वैक्सीन लगने से ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसे नुकसान बताने शुरू कर दिए। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगवाई, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगवाई, मंत्रियों ने भी वैक्सीन लगवाई, बड़े बड़े अधिकारियों ने भी वैक्सीन लगवाई, तो उसके बाद वो भरमसारा समाप्त हो गया, अब वैक्सीन लगनी शुरू होगी। अब उसके बाद जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी, सारा कुछ शुरू हो गया, और अब दोबारा जिस प्रकार की परिस्थितियां खराब हुई, तो अब फिर सरकार लॉकडाउन लगाया। तो अब कह रहे कि लॉकडाउन लेट क्यों लगाया, यानी कि कुछ ना कुछ कहना ना जी। पहले कह रहे पहले क्यों लगाया, अब कह रहे लेट क्यों लगाया। अब कह रहे कि वैक्सीन क्यों नहीं है, पूरी वैक्सीन क्यों नहीं है। मतलब पहले आप उसके खिलाफ चल रहे थे, अब कोई ना कोई, मतलब ये विपत्ति काल है देश के सामने। आज जरूरत इस बात की नहीं है, आप केवल इस बात के लिए बैठे कि आपने कमियां छांटनी, सरकार में क्या कमी है, क्या कमी मैं कह सका उस कमी पर पूरा ध्यान है। जरूरत इस बात की है कि आप देश में आपने लंबे टाइम तक शासन किया, आप बड़े नेता हैं, आपको चाहिए कि समाज को एक दिशा दें, लोगों को कहें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उनके साथ बार बार उनसे अपील करें कि भाई ये काम करो, आप सैनिटाइज का उपयोग करो, भाई आप मास्क लगाओ, भाई आप भाई इंजेक्शन लगवाया के आओ, वैक्सीन लगवाया के आओ। तो जरूरत इस बात की, अगर हो सकता है हम काम कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई कमी भी रह रही होगी, आप लिख लो उस कमी को। जब ये सारी स्थिति सामान्य होगी, आप खूब हमारे खिलाफ बोलियो, आप खूब सरकार की खाट खड़ी करियो, कही हो कि सरकार ने ये गलती करी थी, ये गलती करी थी। लेकिन आज विपत्ति काल में आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे, तो वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। जरूरत इस टाइम इस बात की है। मैं ऐसी सामाजिक संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं जो सब कुछ छोड़ के आए लगी। मैं अभी करनाल बैठक लेने के लिए गया था, वहाँ ऐसी सामाजिक संस्थाएं, RSS के लोग, बीजेपी के भी लोग थे और संस्थाओं के भी लोग थे। उन्होंने कहा कि साहब हम ड्यूटी देना चाहते हैं, और हमारे हर हॉस्पिटल में एक आदमी, 17 हॉस्पिटल है, 17 के 17 हॉस्पिटल 17 आदमियों की नियुक्ति करेगी, 17 आदमी वहाँ उनके सहयोग। उनके बाद हमने कहा कि 2-2, 3-3 लोगों अपने साथ और भी जोड़ लेंगे, वो लोगों को सहयोग करेंगे। एक आदमी आया हॉस्पिटल में, उसको बेचारे को पता नहीं है किससे मिलना किससे नहीं मिलना, वो इस बात से चिंतित है उसके परिवार में किसी आदमी को कोविड हो गया हो, तो इतनी घबराहट में है उसको पता नहीं। लेकिन अगर एक आदमी अपने गांव का कहीं का वहाँ मिल जा खड़ा है, वो उसको कहे कि नहीं भैया यहाँ नहीं यहाँ दिखाओ, यहाँ नहीं यहाँ दिखाओ, उसकी मदद कर दे या उसके खाने का इंतजाम कर दे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। समाज ने पिछली बार भी ऐसा बहुत कुछ किया, और मुझे उम्मीद है कि आज जिस प्रकार से लोग लगे हैं, तो पार्टियों को भी अपना व्यवहार ऐसा ही करना चाहिए कि हम सहयोग करेंगे। कहीं आपकी जरूरत है तो हम सहयोग करेंगे, खाने की जरूरत है खाना देंगे, कहीं पैसे की थोड़ी बहुत जरूरत है पैसे का भी हम कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, और अगर और भी नहीं तो कुछ हौसला बढ़ाने का तो काम करेंगे। तो जरूरत इस बात की है ना कि कमियां छांटने की। लेकिन कांग्रेस केवल और केवल अपने स्वार्थों में अब कमियां ही कमियां उसको दिखाई दे रही है, वो कमियों की जिक्र कर रही है, कहीं भी हौसला बढ़ाने का और प्रोत्साहन देने का काम नहीं कर रही है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ तक स्वार्थ की बात, आपने स्वार्थ का आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने लगातार 1 साल से पूरा वहाँ पे वर्किंग की, आपने पूरा, आपके अध्यक्ष की बात करें, आपके गृह मंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, सभी का एक ही लक्ष्य 200 पार, लेकिन गाड़ी तो बहुत पीछे रुकी। कारण क्या रहा? देखिए, एक तो जो आप पूछना चाह रहे थे, आपका प्रश्न बदल गया पूछते पूछते कि आपने कहा चुनाव। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चुनाव जो है सरकार नहीं करवाती है, चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट इकाई है। जिस समय चुनाव की घोषणा आई उस समय जो कोरोना था वो कंट्रोल में था,
मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जहां तक स्वार्थ की बात है, स्वार्थ की बात आपने कही कि कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति करती है। मैंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति तो पश्चिम बंगाल में भी देखी गई, क्योंकि वहां पे जब जो सरकार ऑलरेडी काम कर रही है उसके खिलाफ बहुत सारे जो प्रचार था या कुछ भी आप लगा लें, वो आपने आरोप भी लगाया, वहाँ की समस्याएं, वहाँ ईडी भी बात हुआ, वहाँ गिरफ्तारी भी हुई, वहाँ के डीजीपी की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन चुनाव के समय में जो 200 पार का लक्ष्य था, उस लक्ष्य में आखिरकार कहां बीजेपी की चूक हो गई? इसमें स्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरा लक्ष्य है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का। मेरा स्वार्थ क्या है इसमें? ये तो कोई भी राजनीतिक पार्टी वो टारगेट रखेगी कि हम सरकार बनाएंगे, और हमने उसके लिए प्रयास भी किया और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं हमारे पास। ऐसी बात नहीं, जहां हमारी पिछली बार 3 थी, अब की बार इतनी सीटें हम जीत के आए, तो हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारा टारगेट था कि हम सरकार बनाएंगे, और जनता वहाँ दुखी थी सरकार से, तो लेकिन हम सरकार बना नहीं सके। उनको बहुत बड़ा मार्जिन मिल गया, लेकिन वो जो बहुमत बहुत बड़ा मिला, उस बहुमत को आप देखो तो ना कैसे मिला। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया, कांग्रेस 0 पे चली गई। कहाँ थी कांग्रेस? एक टाइम में शासन करने वाली पार्टी वहाँ 0 पे चली गई। ऐसे ही कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक शासन किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने भी इकट्ठे के आगे बीजेपी को हराना। ऐसे ही वो IM क्या है उसका नाम, जो सी एक पार्टी आई थी अभी अपना तेलंगाना से आई थी, जो उसको आप देख रहे, उसने भी सुसाइड कर लिया, वो भी खत्म होगी। तो इस सारे के पीछे नजर क्या रहा? मतलब जो लोग सेकुलरिज्म की बात करें, वो सेकुलरिज्म कहाँ है? वो सेकुलरिज्म केवल ये कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये कर देगी, बीजेपी ये कर देगी, तुम्हारा बुरा कर देगी। हमारे तो सारे देश में सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या किया हमने? तो ये डराने का काम कि CA आएगा तो मुसलमानों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, अगर ये आएगी तो ये हो जाएगा। आज आप यूपी में जाके देखो, कोई अगर हम अपराध को रोकते हैं, हमने कहीं नहीं, और आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के ज़्यादा बड़े हिस्से में हमारी सरकारें हैं, लेकिन कहीं एक सरकार ऐसी दिखाया तो दो, अगर सरकार नहीं बनी हमारी कहीं, तो हमने विपक्ष के ऊपर अत्याचार किया। आप पश्चिम बंगाल में देखो क्या है, जिसने वोट नहीं दी उसका घर जला दिया, जिसने वोट नहीं दी उसका कत्ल कर दिया, जिस महिला ने वोट नहीं दी उस महिलाओं के साथ बलात्कार तक कर दिया, जिस पार्टी ने उसकी खिलाफत की उस पार्टी के ऑफिस तक जला दी। जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, जहां एक तरफ तो ये सारा दिन धपलियां बजाय बजाय कहें कि अब आजादी की बात करा, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का बात करा, जहां इनका राजा जा, व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं। और इनकी नहीं, इनके साथ जुड़ी हुई जितनी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे वह सपा है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं, वो जितनी इनके पास पार्टियां जुड़ी, इन सब का जो व्यवहार है जीवन में, इनका व्यवहार वही है। और इस व्यवहार का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि इनको लगता है अगर इन्हें सत्ता नहीं मिलती तो जैसे इनका व्यक्तिगत नुकसान होगा। आदमी को गुस्सा जब आता है, जब उसका व्यक्तिगत नुकसान होता है। मेरी जीत या हार मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, मैं आया कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरे पास योजना है, इनसे मैं काम करना चाहता हूँ। आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं उन योजनाओं पे चल के आपके लिए काम करूंगा, और अगर आपने नहीं दिया तो बात खत्म। ठीक है, मैं अपनी जगह बैठ के मैं बड़ी बात कहूंगा। तो ये बात समझाने की है, ये बात कहने की थी। अब ये तो नहीं था कि भाई आप अगर मेरे खिलाफ वोट दोगे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा। तो यानी कि जो बैड एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, जो काम वही कर रहा है वो सरकार करना शुरू कर देगी। अरे जिस संविधान की शपथ ले रखी, उस संविधान ने कहा कि आप इनकी रक्षा करोगे, उस संविधान को दरकिनार करके जिसकी आपने शपथ ले रखी है, आप उनके जीवन से खेलने लगे, तो मैं समझता हूँ इससे बुरा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो भले ही सरकार तो बन गई होगी, लेकिन नैतिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी कोई उचित नहीं और गलत है जो भी है। और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको उसने बिल्कुल भी ईमानदारी से पूरा नहीं किया। धन्यवाद गुजर साहब। तो दरअसल ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री थे, और इनका कहना है कि जो बच्चों का वाकई में सरकारी स्कूल में जो आते हैं बच्चे, वो तकरीबन गरीब व्यक्ति के, गरीब के परिवार के बच्चे होते हैं, और उनके लिए सरकार की जो टैब की योजना है वो लगभग 2 महीने के अंदर बच्चों को टैब दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटी की टैब दी जाएगी। और रही बात कोरोना में हरियाणा में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की, तो इन्होंने कहा कि 100% सरकार काम कर रही है और हर जगह व्यवस्थाएं की जा रही है, और धीरे धीरे व्यवस्थाएं सही हो जाएगी। वहीं पर पश्चिम बंगाल की राजनीति के ऊपर बात करते हुए कहा, जहां बीजेपी थी उससे बीजेपी ने ग्रो किया है, लेकिन सरकार बनने के बाद जो ममता बनर्जी का स्वभाव जो दिख रहा है वो वाकई में सभी के लिए गलत है। ओवर टू यू पूजा। खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। आप
रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से,